एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं सीटेट की तैयारी करवा रही हूँ, जिसके लिए मैं प्रैक्टिस सेशन और जो भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं सब करवा रही हूँ, पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाला पोर्शन लेके आई हूँ। इससे पहले अगर आप हमारे वीडियो पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी कंटेंट कोई भी क्लासेस छूटे ना। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही मैं यहाँ पे से वीडियो अपलोड करूँगी आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला है, बाल विकास का कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तित्व के भावात्मक घटक से संबंधित है, जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं और व उसके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं। ये पूछ रहा है कि बाल विकास में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो किससे है, भावात्मक घटक से। भावात्मक घटक घटक मतलब क्या होता है, इमोशनल वाली चीज़ें। ठीक है, इमोशनल वाली चीज़ें हैं जो उससे रिलेटेड है, जैसे कि क्या है, फीलिंग है, पीपल है, ऑब्जेक्ट है, सराउंडिंग्स है। तो ये जो इमोशन वाली चीज़ें होती हैं ये किससे रिलेटेड होती हैं, ये होती हैं संवेगात्मक से। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा, इमोशनल से। ये भावात्मक घटक की बात कर रहा है, इससे डायरेक्ट ये कनेक्ट होता है संवेगात्मक। इससे भी आप आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता होता है, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, वो क्या बताता है, सभी बच्चों के शारीरिक विकास की गति एक समान होती है, ये नहीं बताता। सभी बच्चों की वृद्धि गति एक जैसी होती है, ये भी गलत है, एक समान नहीं होती है। विभिन्न बच्चों के विकास में वृद्धि की गति में अंतर हो सकता है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही है। जो बच्चे होते हैं उनमें जो विकास होता है, ग्रोथ होता है, और क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, इन दोनों में अंतर हो सकता है, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस ये बताता है। ग्रोथ वो होता है फिजिकल ग्रोथ जैसे होता है, और ये डेवलपमेंट में फिजिकल प्लस मेंटल दोनों जुड़ा होता है। ये कभी कभी पूछ लेता है, वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि मतलब शरीर के अंगों का विकास, और ये डेवलपमेंट मतलब ये फिजिकल तो इसमें होता ही है, प्लस ज़्यादातर इसमें मेंटल वाली चीज़ें, कॉग्निशन वाली चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बच्चे समाज में अपनी भूमिका को किन प्रक्रियाओं द्वारा सीखते हैं। बच्चे जो होते हैं वो मतलब समाज में क्या बोल रहा है, भूमिका को किन प्रक्रिया दे रहा है, उनकी जो भूमिका है, उनकी जो रोल है, वो किस प्रोसेस के द्वारा सीखते हैं। चलिए देखते हैं, समाजीकरण व उत्संस्करण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। जो उत्संस्करण शब्द है, इसका मतलब आप नहीं समझ पाए होंगे तो मैं बता दूं। उत्संस्करण का मतलब ये होता है, बच्चा जब जो है, मान लीजिए ये बच्चा है, इसके पास कोई अपना एक कोई कल्चर होगा, जिसका मतलब संस्कृति, ठीक है, सभ्यता संस्कृति, ठीक है, कोई इसके पास अपना एक कल्चर होगा। ये फिर अलग अलग बच्चे आएंगे, अलग अलग बच्चे जो आएंगे, उनकी भी संस्कृति एवं सभ्यता होंगी, उनकी भी संस्कृति होगी। तो ये बच्चा इस कल्चर के साथ साथ इस कल्चर को सीखे, अपनी संस्कृति को बनाए रखे, और प्लस दूसरी संस्कृति भी सीख ले। तो ये होता है उत्संस्करण। ऐसा नहीं कि वो दूसरी संस्कृति सीख लिया, अपनी संस्कृति खोए जा रहा है, ऐसा नहीं होता। अपनी संस्कृति को सेफ रखे, प्लस दूसरी की भी संस्कृति और सभ्यता को सीख ले, ये होता है उत्संस्करण। तो सोशलाइजेशन इसी के द्वारा होता है, प्लस समायोजन के द्वारा भी होता है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ वाला है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है, जीन पियाजे ने आपको पता होगा संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं के बारे में बताया था। इसके इनके अनुसार जब बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है और फिर छुपा दिया जाता है, वो उसे भूलने की बजाय खिलौनों को खोजने की कोशिश करता है। ये कौन सी अवस्था है, संवेदी गामक है, जो होता है 0 to 2 years, मतलब जन्म के बाद से 2 साल तक के। जब बच्चे को मान लीजिए कोई खिलौना हम दे दिए, फिर उसको छिपा दिए उसको, फिर लेकिन बच्चा उसे भूलेगा नहीं, वो उसे ढूंढेगा, ये बोल रहा है। बालक में यह विशेषता किस अवस्था में पाई जाती है, संवेदी गामक अवस्था में आएगी, और ये वस्तु अस्थायित्व होता है। वस्तु अस्थायित्व वाली चीजें संवेदी गामक में आती हैं। और भी चीजें मैं आपको बता दूं, जो जिन पियाजे ने 4 अवस्थाओं के बारे में बताया था, एक है संवेदी गामक, दूसरा है मूर्त पूर्व मूर्त, दूसरा है पूर्व मूर्त, और तीसरा है मूर्त, चौथा है अमूर्त या औपचारिक संग्रह। अगर रीजनिंग वाली चीजें आए तो इसमें आती हैं। इमेजिनेशन वाली चीजें, चिंतन वाली चीजें अमूर्त वाले में आती हैं, मतलब लास्ट वाली जो एज है। सामाजिक वाली चीजें भी अमूर्त वाली में आएंगी, जिसे औपचारिक संक्रियात्मक भी बोलते हैं। और मूर्त वाली में अगर संरक्षण की कोई बात करें तो ये मूर्त वाली चीजों में आती हैं संख्या, द्रव्यमान, इन सब चीजों के बारे में उसे नॉलेज हो जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पूछा जाता है एग्जाम में। और अहम केंद्रिता की बात आए तो पूर्व संक्रियात्मक बच्चा खुद पे ही ज़्यादा ध्यान देगा। और जीववाद भी पूर्व संक्रियात्मक में आता है, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। और ये जो इसके पहले जो संवेदी गामक होता है, 0 से 2 वर्ष की अवस्था संवेदी गामक होता है, इसमें बस वस्तु स्थायित्व आता है, प्लस क्या आता है, अनुकरण वाली चीज़ आती है, बच्चा अनुकरण करके सीखता है।
आपको चारों अवस्थाएं के बारे में मैं बता दी हूँ, इसको याद रखिएगा, किसी न किसी एग्जाम में पूछ लेता है। इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, संवेदी चालक अवस्था। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जीन पियाजे को महत्व देते हैं, जबकि लेओ वाइगोत्स्की किसको महत्व देते हैं? बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, इसको जो है सही करने के लिए, इसको और डेवलप करने के लिए जीन पियाजे किसको महत्व देते हैं? क्रिया करने पे महत्व देते हैं या एक्टिविटीज पे महत्व देते हैं? वाइगोत्स्की किससे रिलेटेड है? एक तो समाज से रिलेटेड है, दूसरे किससे रिलेटेड है? लैंग्वेज से, भाषा में वाइगोत्स्की का नाम आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, एक्टिविटीज प्लस लैंग्वेज, क्रिया करने और भाषा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अच्छा लड़का अच्छी लड़की चरण में व्यक्तियों की क्या विशेषता होती है? नैतिक विकास की इन्होंने अवस्थाएं बताई, जिसमें 3 अवस्थाओं के बारे में उन्होंने बताया है, 1 2 3 मान लीजिए बताया। इसमें 2 स्टेज, इसमें 2 स्टेज, इसमें 2 स्टेज। आज्ञादंड इसमें आता है, समाजीकरण इसमें आता है, अच्छा लड़की लड़का इसमें आता है। फिर देखते हैं इसमें क्या होता है इसका मतलब। अच्छा लड़की लड़का, अच्छा लड़की लड़का मतलब वो होता है जब बच्चा अब किसी काम को खुद को अच्छा दिखाने के लिए करता है। ये किस, इसका क्या मतलब होता है, ये पूछ रहा है। दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह वह करने की कोशिश करना जो दूसरों को खुश करे। अभी बताई थी ना, ऑप्शन नंबर सेकंड है, दूसरों के लिए करता है कि दूसरों की नज़र में मैं अच्छा हो जाऊं। नेक्स्ट देखते हैं, लेओ वाइगोत्स्की निम्नलिखित में से किस कथन को मान्यता देते हैं? चलिए देखते हैं, यह देखना कि वर्तमान में बच्चों की क्षमताओं से परे क्या है, लेकिन जो वे समर्थन के साथ कर सकते हैं। इसका फोल्डिंग इसका मतलब होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। ये लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड है इसका फोल्डिंग। ये इसका फोल्डिंग वो होता है जिसे पार्ड बोलते हैं, ये पार्ड, और या फिर ढांचा भी इसे बोलते हैं, ढांचा भी इसे बोलते हैं, इसे ही इसका फोल्डिंग भी बोलते हैं, इसे ही इसका फोल्डिंग भी बोलते हैं। इसमें ये होता है बच्चा कुछ चीज़ें, मान लीजिए ए बी सी 3, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ए बी सी 3 है, ए बी सी डी मान लीजिए वो पढ़ रहा है बच्चा, हम वो ए बी जान रहा है, लेकिन हम हेल्प कर दिए जिसकी वजह से वो सी भी बोल पा रहा है, सी भी सीख लिया। तो ये होता है ढांचा या पार्ट बोलते हैं, इसका फोल्डिंग बोलते हैं। कुछ काम कर पाए, कुछ काम हेल्प के द्वारा करे। नेक्स्ट देखते हैं, लेव वाइगोत्स्की संज्ञान को किस प्रकार समझते हैं? जो कॉग्निटिव होता है उसे लेव वाइगोत्स्की किस हिसाब से समझते हैं? इसमें आ जाएगा, अभी बोली थी, सोशल और लैंग्वेज वाली चीज़ें आती हैं, कल्चरल वाली चीज़ें आती हैं लेव वाइगोत्स्की में, बिल्कुल सही हो जाएगा, सामाजिक व भाषा आधारित। नेक्स्ट देखते हैं, बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका, जो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम होता है उसमें शिक्षिका क्या करेगी? चाइल्ड सेंटर्ड वही क्लासरूम होगा जिसमें सारी चीज़ें चाइल्ड के हिसाब से चलेंगी। शिक्षार्थियों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत नहीं करना है, टैग वर्ड है। यही देखिए, जो टैग वर्ड लोग पढ़ाए हैं, मैं भी अपना जो भी टैग वर्ड है इंपॉर्टेंट, मैं वीडियो अपलोड की हूँ, उसको इम्प्लीमेंट ऐसे ही करके देखना। मैं बोली थी ना कि एग्जाम, जैसे मैं ये वीडियो खत्म करूंगी टैग वर्ड वाला, तुरंत आप क्वेश्चन पेपर उठाइएगा, उसमें ढूंढिएगा टैग वर्ड कहाँ है, इससे कौन सा सही हो रहा है, कौन सा गलत हो रहा है। देखिए, ये वर्गीकृत बोली थी कि ये नेगेटिव टैग वर्ड है और पूछ रहा पॉजिटिव क्वेश्चन है, तो ये गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों से वांछनीय व्यवहार प्राप्त करने के लिए भय, भय नेगेटिव टैग वर्ड है। दंड देना, सजा देना, उसे डराना, ये नेगेटिव टैग वर्ड्स होता है, तो ये भी गलत हो गया। अपने आप को ज्ञान का परम स्रोत, ये भी देखिए, टीचर अगर ज्ञान को बिल्कुल परामर्शदाता या ज्ञानदाता समझता है तो वो गलत है। परामर्शदाता समझना चाहिए, परामर्श देना है, लेकिन ज्ञान का परम स्रोत ये नहीं। प्रत्येक शिक्षार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देती है, ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। जो एवरी स्टूडेंट होते हैं, इस पे इंडिविजुअल अटेंशन दिया जाना, यही होता है बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका का रोल। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ऐसे ही होता है टैग वर्ड का यूज। नेक्स्ट होता है, हार्वर्ड गार्डनर का क्या मानना था? मैं आपको बता दूं, हार्वर्ड गार्डनर किस लिए फेमस है? बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, बहुआयामी सिद्धांत, इसीलिए हार्वर्ड गार्डनर प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं ये। और ये क्वेश्चन हर बार हर साल बन रहा है लगातार, इसके बारे में ध्यान से पढ़ लीजिएगा। प्रत्येक जो इंपॉर्टेंट है मैं बता ही दे रही हूँ। प्रत्येक व्यक्ति अलग से कुछ पढ़ने की इसके बारे में ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यही बस पूछा जाता है, बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत। कहीं भी अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए, 360 डायमेंशन में जो होता है डेवलपमेंट या असेसमेंट, उसी को मानना है, इसी से ये रिलेटेड है। बहुआयामी मतलब होता है कोई भी एरिया छूटना नहीं चाहिए। जैसे किसी भी बच्चे को अगर आप उसका असेसमेंट ले रहे हैं, मान लीजिए आकलन कर रहे हैं, तो स्पोर्ट में भी देखना है, सोशल में भी देखना है, और क्या देखना है, कम्युनिकेशन में भी देखना है, टेक्स्ट बुक में भी देखना है, हर चीज़ों में देखना है कि उसका डेवलपमेंट हुआ नहीं या नहीं। यही बोलते हैं ये हार्वर्ड गार्डनर, मतलब बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत होता है ये। प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही है। फिर है, बुद्धि जन्म के समय पूर्व निर्धारित तय होती है, गलत है। अगर जन्म के समय पूर्व निर्धारित या तय हो जाती तो इन्वायरमेंट का प्रभाव कैसे पड़ता? इन्होंने बताया है ना, जो इंटेलिजेंस होता है इस पर किसका किसका प्रभाव पड़ता है? एक तो इन्वायरमेंट का पड़ता है, प्लस किसका पड़ता है, हेरिडिटी का।
ये भी क्वेश्चन बनता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल एक ही प्रकार की बुद्धि होती है, गलत है। बहुआयामी बोली थी अभी मैं। बुद्धि कुछ व्यक्ति स्थितियों के अनुकूल होने की एक सामान्य क्षमता है। कुछ जो स्थितियां बोल दिया ये गलत है। बुद्धि तो हर स्थिति में काम करेगा, बहुआयामी है ना, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 का फर्स्ट वाला। नेक्स्ट देखते हैं। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते थे मैं आपको बता दी हूँ, जो बने हैं वो उसको भी बताई हूँ। लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार निजी संवाद, जो प्राइवेट स्पीच होता है ना, प्राइवेट स्पीच, निजी संवाद क्या कहलाता है? विद्यार्थियों की सोच को विनियमित करता है। विद्यार्थियों की सोच पर कोई प्रभाव नहीं, ये गलत है। कोई प्रभाव नहीं कैसे डालेगा? विद्यार्थियों की सोच में बाधा बाधा भी नहीं है, नेगेटिव टैग वर्ड है। विद्यार्थियों में आत्म केंद्रियता को बढ़ाने में ये गलत है। ईगो सेंट्रिज्म नहीं बढ़ाता ये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। ये क्या करता है? विनियमित मतलब रेगुलेट करना, जो थिंकिंग होते हैं ना उनको उनमें सुधार करना। रेगुलेट मतलब विनियमित करना, यही होता है व्यक्तिगत निजी संवाद। क्योंकि जब बच्चा खुद के बारे में संवाद, खुद के बारे में खुद को पढ़ेगा ना, तो उसमें ऑटोमेटिक रेगुलेशन वाली चीज़ें आएंगी, सुधार वाली चीज़ें आएंगी। जो उसमें कमियां होंगी वो खुद देखेगा, सुधार करेगा। चलिए देखते हैं। शिक्षार्थियों को यह मानना चाहिए कि, शिक्षिकाओं को, टीचर्स को, ठीक है, यह मानना चाहिए कि उनके जेंडर से अनपेक्ष सभी बच्चों में तार्किक गणितीय और भाषाई कौशल होते हैं। जो जेंडर होते हैं इनसे परे भी जो बच्चों के अंदर क्या होता है, तार्किक गणितीय एवं भाषाई कौशल होते हैं। जेंडर एक सामाजिक संरचना है, बिल्कुल सही है। जो जेंडर होता है ये समाज ने निर्धारित किया है। जेंडर स्टीरियोटाइप जो आता है वो भी समाज ने निर्धारित किया है। तो ये क्या है? एक सामाजिक संरचना। ऑप्शन नंबर ये वाला इसकी व्याख्या कर रहा है। ए आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इसका सही हो जाएगा। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। और मैं इससे एक क्वेश्चन और बनता है, बता दूं। अगर मान लीजिए कहीं ये बोला गया कि लड़के जो हैं ये मैथ में अच्छे होते हैं या किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं लड़कियों के कंपेयर में, ये क्या होता है? फिर पूछ लिया जाता है ऐसी ऐसी सोच क्या दर्शाता है? तो फिर क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है जेंडर स्टीरियोटाइप। ठीक है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप मतलब जिसे हिंदी में बोलते हैं जेंडर रूढ़िवादिता। ऐसे भी कहीं भी अगर लड़के लड़के में डिफरेंसेस देखे जाए तो वो जेंडर रूढ़िवादिता होता है। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है ये किसके द्वारा निर्धारित होता है? सोसाइटी ने किया है इसको निर्धारित। नेक्स्ट देखते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बने हुए हैं प्रीवियस ईयर में, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर बहुत दिन से करवा रही हूँ तो मुझे पता है कहाँ कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से बने हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में किस प्रकार की विविधताओं को शामिल करना चाहिए? कोई शिक्षिका है उसकी किस प्रकार की डाइवर्सिटी वेरिएशन वाली चीज़ें शामिल करनी चाहिए? आर्थिक, इकोनॉमिकली, बिल्कुल। क्षेत्रीय, ये भी होता है, बिल्कुल। भाषाई, लैंग्वेज वाले, बिल्कुल। सामाजिक सांस्कृतिक, सोशल कल्चरल, ये फोर्थ। चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सारी चीज़ें बोला था ना मल्टी डायमेंशनल वाली होनी चाहिए। चाहे वो नॉलेज हो, बुद्धि हो, इंटेलिजेंस हो, जेंस हो या फिर असेसमेंट हो या फिर पोर्टफोलियो हो, ये सब 360 डायमेंशन मतलब कोई भी एरिया छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक मतलब सोशल और ये फॉर्मेटिव होता है? रचनात्मक मतलब कक्षा कक्ष में मूल्यांकन को चिन्हित करता है। चलिए देखते हैं। मूल्यांकन को विद्यार्थी में डर एवं तनाव पैदा करना, ये गलत है, नेगेटिव टैग वर्ड है। ये देखिए टैग वर्ड का कैसे यूज करना है। विद्यार्थियों में विविध प्रकार के तरीके, जैसे पोर्टफोलियो बोली थी ना, पोर्टफोलियो ये होता है सामाजिक भी रचनात्मक भी, जो भी करेंगे आप सब ऐड हो जाएगा पोर्टफोलियो में। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो बच्चे का विवरण होता है। बच्चे के बारे में जो भी चीज़ें होती है, स्पोर्ट में क्या किया, सोशल में क्या किया, कम्युनिकेशन में क्या किया, क्लासरूम में क्या उसके रहे हैं, डेवलपमेंट वाली चीज़ें सब होता है पोर्टफोलियो में। कक्षागत अंतःक्रियाएं शामिल हैं, बिल्कुल सही है। ये पोर्टफोलियो हो गया आपका रचनात्मक, और कक्षागत जो अंतःक्रियाएं हैं, एक्टिविटीज हैं, ये सामाजिक हो गई। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इस प्रश्न में कौन से कौशल का परीक्षण शामिल है? किस स्किल का परीक्षण हो रहा है? सभी बच्चों, ये बोल रहा है इसमें इसमें किस स्किल का परीक्षण हो रहा है? चलिए देखते हैं। सभी बच्चों की जरूरतों, रुचियों, योग्यताओं का सम्मान करते हुए, जो उनके नीड्स हैं, उनके जो रुचि हैं, जो योग्यता एबिलिटीज हैं और जो इंटरेस्ट है, इनका सम्मान करते हुए शिक्षक एक प्रगतिशील मतलब प्रोग्रेसिव क्लासरूम की रचना कैसे कर सकते हैं? केवल ज्ञान, केवल निगेटिव टैग वर्ड है। ऐसे टैग वर्ड भी ध्यान देते रहिएगा जो पढ़ाएं सब लोग। टैग वर्ड गलत है, नेगेटिव टैग वर्ड है, ये पॉजिटिव क्वेश्चन है इसलिए गलत हो जाएगा। केवल, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। समस्या समाधान, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। समस्या समाधान, ये समस्या समाधान में बच्चे की रुचि, बच्चे की जरूरत, क्योंकि अगर कोई एरर कर रहा है बच्चा, हमें क्या उसे पता चलेगा कि टीचिंग जो प्रोसेस है इसमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या चीज़ें और ऐड करनी है। योग्यता के हिसाब से भी पता चलेगा कि बच्चा कितना डेवलपमेंट हुआ, उसी हिसाब समस्या समाधान से पता चलेगा उसकी योग्यता के बारे में, उसकी ज़रूरत के बारे में, उसकी रुचि के बारे में। और एक क्वेश्चन इससे बनता है, मैं आपको बता दूं, इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड वाला, अभिसारी और अपसारी सोच, जिसे डाइवर्जेंट एवं कन्वर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। जो अभिसारी सोच होता है ये सिमटा हुआ रूप है सोच का, सारे सोच आके एक जगह सिमट जाना। और जो अपसारी सोच होता है ना,
डाइवर्जेंट, जिसे डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं, ये जो होता है, ये कई प्रकार की सोच, यहाँ ये सोच है, मान लीजिए यहाँ से निकलेंगे, कई प्रकार के सोच इसमें ऐड हो जाते हैं। इधर भी कोई प्रॉब्लम दे दिया बच्चे को, ये भी इधर भी सोच रहा है, इधर भी सोच रहा है, इधर भी सोच रहा है, तो कौन सा सोच अच्छा होगा? कन्वर्जन जो आके एक जगह सिमट जाए, सीमित दायरे में हो वो, या फिर जो असीमित हो बिल्कुल, जहाँ पे असीमित इंटेलिजेंस हो, ये वाला। तो कहीं भी अगर पॉजिटिव टैग वर्ड के रूप में देखेंगे तो अपसारी या डाइवर्जेंट थिंकिंग आएंगी, ये सही आंसर होता है, ये बच्चे के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 16 है। एंड समावेशन को किससे बढ़ावा मिलता है? जो इंक्लूसिव होता है इसे किससे बढ़ावा मिलता है? समावेशन का मतलब मैं बता दूं, बच्चा कैसा भी हो, डिसेबल हो, इंटेलिजेंट हो, वीक हो, सबको एक क्लासरूम में पढ़ाना, सबको एक नजरिए से देखना, ये होता है समावेशन। इसको किससे बढ़ावा नहीं मिलेगा? लचीला समूह, लचीला तो होना चाहिए। मान लीजिए कोई डिसेबल बच्चा, उसके लिए आप लचीले नहीं रहेंगे, आप विनम्र नहीं रहेंगे, तो कैसे समायोजन कर पाएगा? उचित समायोजन होना चाहिए। विभेदित निर्देश, नामिक, ये भी होना चाहिए। फिर नामीकरण, लेवलाइजेशन एंड सिग्रेशन, ये गलत होता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। बच्चे को डिवाइड नहीं करना, लेवलाइजेशन नहीं करना है, निगेटिव टैग वर्ड है, ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। विविध पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चे, मतलब अलग अलग जगह से आने वाले बच्चे, इधर भी कोई मान लीजिए गांव से आया, कोई शहर से आया, कोई बाजार से आया, ऐसे बच्चे आने वाले बच्चे की प्राथमिक माध्यमिक कक्षा में उदाहरणों का क्या योगदान होता है? बिल्कुल ऐसे बच्चों के लिए हम उदाहरण कहाँ से लेंगे? हर एरिया से लाएंगे। शिक्षक को खुद उदाहरण देने और बच्चों को उनकी निजी जिंदगी से उदाहरण देने के लिए प्रोत्साहित करना बिल्कुल सही है। उनके जो अलग अलग लाइफ है उनसे उदाहरण खुद लेना, उन्हें प्रोत्साहित करना कि तुम भी अपने जीवन से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, अपने एरिया से रिलेटेड उदाहरण दो और खुद भी उदाहरण देना। ऑप्शन सेकंड वाला इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। अब क्वेश्चन नंबर 18 कहाँ गया? विद्यार्थी जिसे ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार है, ADHD, इसका फुल फॉर्म आता है, ये देखिए यहाँ पे इसका फुल फॉर्म दिया है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये पूछ लेता है कभी कभी इसका फुल फॉर्म, हालांकि अभी तक दिखा तो नहीं कहीं पूछा हुआ, लेकिन किसी और सब्जेक्ट में पूछ सकता है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, हालांकि ये यूपी टेट का पेपर होता तो जरूर पूछा जाता। ये होता है इसका फुल फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है? जो ध्यान होगा, ध्यान की क्या हो, कमी हो, लेकिन एक्टिव बच्चा खूब हो, ठीक है, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, लेकिन एक्टिविटी खूब हो, एक्टिव खूब हो, ऊपर से ध्यान कमी हो। फिर देखते हैं, वो ऐसे सुनियोजित उपागम जिसमें दृश्यिक, दृश्यिक मतलब देखने वाले, श्रवणिक मतलब सुनने वाले, विकर्षण को कम किया जाता है, से लाभान्वित होते हैं। फिर है विद्यार्थी जिन्हें ADHD है, उनकी ध्यान कर पाने की अवधि कम होती है, बिल्कुल सही है, वो कम ध्यान लगा पाते हैं, उनका ध्यान आसानी से भंग हो जाता है, यही तो उनमें कमी है। तो इसका क्या सही, इसका आंसर कौन सा सही होगा? चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। ये इसको सही व्याख्या कर रहा है और ये भी सही है, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। वह विद्यार्थी जिन्हें दृष्टि बाधिता है, जो जिन्हें देखने में प्रॉब्लम है, उनके समावेशन के लिए क्या करना चाहिए? दृश्य वाली सामग्री या उभार वाली सामग्री लानी चाहिए, जिसको या स्पर्श वाली बोलते हैं, टेक्टाइल सामग्री, ऑप्शन सेकंड वाला सही हो जाएगा। टेक्टाइल जो थिंग्स होते हैं वो लानी चाहिए, एवं अदर इंस्ट्रूमेंट भी लाने चाहिए जिसपे क्या हो, ऐसे ऐसे खुरदुरा टाइप का उभार हो जिसपे वो, ताकि टच करके फील कर सके, क्योंकि उन्हें दिखेगा तो है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, रचनात्मक मतलब फॉर्मेटिव होता है कि सबसे विशिष्ट विशेषता क्या होती है? जो रचनात्मक मतलब क्रिएटिविटी होता है, क्रिएटिविटी बोल दें, फॉर्मेटिव बोल दें, और ये क्रिएटिविटी मतलब ये चीज़ें होती हैं, कोई नई चीज़ बनाने की, करने की, अलग-अलग तरीके, ढेर सारे तरीके आना, कोई नए नया चीज़ बनाना, कोई नई सोच निकालना, कुछ नया करना, ये होता है क्रिएटिविटी, क्रिएटिव माइंड बोलते हैं इसे। ये अब सारी सोच से रिलेटेड होता है। ऑप्शन थर्ड वाला सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला इसका सही हो जाएगा। अभी मैं बताई थी अब सारी सोच के बारे में, अलग अलग प्रकार के सोच, कई दिशाओं में सोचना एक साथ। फिर है सक्रिय जुड़ाव का क्या अर्थ है? जो एक्टिव अटैचमेंट होता है, इसका क्या मतलब? पूछताछ और जांच, बेधन अभ्यास, अभ्यास गलत है, रटन, ये भी गलत है, ये भी गलत है, देखिए सब निगेटिव टैग वर्ड है, यही टैग वर्ड का होता है यूज। ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा, पूछताछ और जांच। नेक्स्ट देखते हैं, ज्ञान के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया शामिल है? जो नॉलेज बिल्ड होता है, इसके में कौन सी प्रक्रिया होती है? पूर्व ज्ञान का संगठन, पूर्व संगठन, अन्वेषण, खोज, सामाजिक अंत्य क्रिया। ये तीनों ही सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सेकंड वाला सही हो जाएगा। ये पूर्व ज्ञान भी होता है इसमें, अन्वेषण एक्सप्लोरेशन, और जो ये खोज वाली चीजें होती है, इन्वेंशन वाली, ये भी होती है, सामाजिक अंतः क्रियाएं भी होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा आपकी बार? 23। शिक्षकों को माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को अपने संवेगों को व्यक्त करने के लिए शब्दावली देनी चाहिए। संवेग क्या होते हैं? क्रोध, भय, प्यार, ये सब संवेग होता है जो खुद से इंसान के अंदर आता है।
शब्दावली देनी चाहिए व उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए उन्हें। वे अपनी अनुभूतियों के बारे में अपनी डायरी पे लिखिए, बिल्कुल सही कह रहा है ये। विद्यार्थियों को संवेग पहचानने पहचानने और अभिव्यक्त करने में मदद करने से संवेगों को स्व-विनियमित रेगुलेट करना, उस पे कंट्रोल करने को बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन नंबर सेकंड और फर्स्ट दोनों सही है, ये व्याख्या भी कर रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट देखते हैं, साधन लक्ष्य विश्लेषण में लक्ष्यों को प्राप्त करने की चरण चरण प्रक्रिया निर्धारित होती है। नेक्स्ट है, समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है, फिर उन्हें उप लक्ष्य को हल करके ध्यान केंद्रित किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट वाला सेकंड वाला सही हो जाएगा। कोई लक्ष्य है, उसको उसको उस तक जाना है, उसके लिए क्या साधन हो सकता है? समस्या को क्या करना, पार्ट वाइज डिवाइड कर लेना, फिर एक एक इस लक्ष्य को क्या करना है, उप लक्ष्य में। ये जब ये पूरा मेरा लक्ष्य था, मान लीजिए ये पूरा लक्ष्य था, इसको हम डिवाइड कर लिया ऐसे, तो ये क्या हो गया, उप लक्ष्य हो गया। इसमें फिर इसको हल करना, इस विधान करना, जब एक एक पार्ट हल करते जाएंगे अपने आप साधन लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण महारत उन्मुखी महारत मतलब मास्टर उन्मुखी विद्यार्थियों पर लागू होता है? जो बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ करने की मतलब वो एबिलिटी होती है। चलिए देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। यह संरचनाओं को समझने व सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला, ये बहुत एक्टिव होते हैं, मोटिवेटेड भी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पढ़ने की गतिविधि के बाद रोशनी विद्यार्थियों को इस प्रश्न पर मनन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। कोई पढ़ने वाला काम हो रहा था, वो जब कंप्लीट हुआ, रोशनी टीचर हैं, वो बोल रही हैं क्या, अपने अपने पाठक के होने के बारे में क्या सीखा। आपने अपने पाठक होने के बारे में जो आपने पढ़ा है, पहले पढ़ने के लिए सबको बोलती, फिर वो पढ़ने वाला क्या हो गया, पाठक हो गया, स्टूडेंट क्या हो गया, पाठक हो गया। फिर बोल रही हैं आपने पाठक के रूप में क्या सीखा। ये कौन सा कौशल को बढ़ावा दे रही है, अधिसंज्ञान। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, अधिसंज्ञान। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। अधिसंज्ञान का मतलब मैं इजी वे में बता दूं, स्वयं के ज्ञान पर विचार करना। अधिसंज्ञान का मतलब क्या होता है, स्वयं का जो नॉलेज है, सेल्फ नॉलेज है, उस पर क्या करना, विचार करना, थिंकिंग करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा कक्ष में। वाइगोत्स्की अभी बताई थी, सामाजिक, भाषा और संस्कृति, यही तीन चीजें मुख्य वाइगोत्स्की में के सिद्धांत पर आधारित कक्षा कक्ष में बच्चों को आपसी अंतःक्रिया व सहयोग करने के बहुत से मौके मुहैया करवाए जाने चाहिए। बिल्कुल, ये जो इंटर प्ले वाली चीजें बता रहे हैं, इसी से तो सोशल कनेक्ट है ना, ये सांस्कृतिक आते ही हैं, आपको पता ही होगा। इसी से लैंग्वेज भी कनेक्ट है, क्योंकि एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे की लैंग्वेज सीखेंगे, तो ये दोनों आता है वाइगोत्स्की में, सोशल और कल्चरल, और ये क्या लैंग्वेज, तीनों चीजें आती हैं। ये सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया, बिल्कुल इन्होंने बताया। ऑप्शन फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 28 है, एक शिक्षिका को सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों द्वारा की गई गलतियों और त्रुटियों के बारे में क्या, कोई लर्निंग प्रोसेस चल रहा है इस टाइम पे, जो क्या हो रहे हैं, एरर हो रहे हैं बच्चों के द्वारा, वो उनसे क्या समझना चाहिए, इसे नज़रअंदाज करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि गलतियां बड़े लेवल पे हो रही हों, फिर सजा द्वारा उन्हें कम करना चाहिए। पनिशमेंट निगेटिव टैग वर्ड है, ये भी निगेटिव टैग वर्ड है। नकारात्मक पुनर्बलन निगेटिव टैग वर्ड है। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। बच्चों में संज्ञानात्मक द्वंद पैदा करना चाहिए, जो कॉग्निटिव वाली चीज़ें, मेंटल वाली चीज़ें हैं, इंटेलिजेंस वाली चीज़ें, वो पैदा करनी चाहिए। पैदा करने के लिए उपयुक्त रणनीतियाँ सोचनी चाहिए, बिल्कुल उसके लिए जो उपयुक्त रणनीति है वही सोचनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा आपके बार, 29, निम्नलिखित में से वह उदाहरण चुनें जो आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। मैं कल भी आपकी क्लास में बताई थी कि जो आंतरिक प्रेरणा होता है, इसे क्या बोलते हैं, इंट्रेंसिक इंट्रेंसिक मोटिवेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये पॉजिटिव चीज़ें हैं बच्चे के लिए, ये बच्चे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर बच्चा अंदर से मोटिवेटेड होगा तो क्या करेगा, वो कुछ भी कर गुजरेगा, जो भी वो चाहेगा कर गुजरेगा। लेकिन अगर आप वहीं बाह्य प्रेरणा दे रहे हैं, जिसे एक्सट्रेंसिक बोलते हैं, ये याद रखिएगा, इक्स है इसमें, एक्सट्रेंसिक होता है, ये निगेटिव चीज़ें हैं, ये नहीं करना है बच्चे के लिए, बाह्य प्रेरणा नहीं देनी है, वो निगेटिव टैग वर्ड है। इसलिए आप जहाँ भी बाह्य प्रेरणा के बारे में देखिए, पॉजिटिव क्वेश्चन है, गलत कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसको देखते हैं, सालू कक्षा में प्रथम आने के लिए कड़ी मेहनत करती है ताकि दूसरों पर हावी हो सके, यह बाहरी प्रेरणा है। फिर है, रीना अपना प्रोजेक्ट कार्य इसलिए पूरा करती है ताकि उसे प्रथम स्थान मिल सके, ये भी बाहरी और प्रेरणा है। रानी सजा से बचने के लिए दैत्य कार्य पर काम कर रही है, सजा से बचने के, ये भी बाह्य है, नेगेटिव है ये सब। ऑप्शन फोर्थ वाला सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों गलत है तो यही सही होगा। उर्मिल अपने प्रोजेक्ट पर शोध करती है क्योंकि वह इस विषय में रुचि है। हाँ, जब बच्चा खुद की इच्छा से कोई काम करता है ना, खुद की इच्छा से, खुद के लिए करता है, अपनी एंजॉय के लिए करता है, अपने इंटरेस्ट के लिए करता है, तो वो पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक टैग वर्ड होता है। नेक्स्ट देखते हैं, यह देखते हुए कि उनकी कक्षा में बहुत से छात्रों को मानक अंग्रेजी में कठिनाई हो रही है, इंग्लिश पढ़ने में कठिनाई हो रही है, फिर है, और वह कक्षा में बात नहीं करते। एक माध्यमिक विद्यालय के अंग्रेजी
शिक्षक छात्रों को जिस भी भाषा में सही सहज महसूस करते हैं, खुद को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है। बच्चे अगर मातृभाषा में सहज महसूस कर रहे हैं तो उसमें वो कर सकते हैं। फिर है इसके बाद वह छात्रों की सोच को बढ़ावा देते हैं, उनके कौशल को बढ़ाने के लिए अन्य वाक्यांशों को सीखने में मदद करते हैं। बिल्कुल जो उनके उनके जो मातृभाषा होते हैं, मदर जो लैंग्वेज होते हैं, उन्हीं के सहारे से हम नए लैंग्वेज को क्या करते हैं, नए लैंग्वेज को ऐड कर देते हैं। ये नहीं कि इसको हटाया जाएगा, इसी के सहारे से ऐड करेंगे। शिक्षक का शिक्षा शास्त्र किस दृष्टिकोण पर आधारित है? चलिए देखते हैं। सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण, मनोगतिशील दृष्टिकोण, फिर है मनोयौनिक। ये वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सामाजिक रचनात्मक, क्रिएटिविटी कर रहा है, सोशल कर रहा है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। आई होप आपको कसर क्लासे पसंद आई होंगी। जो भी इससे पहले मैं करवाई हूँ और जो आज करवाई हूँ, ये भी क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक कर लीजिएगा, ताकि कोई भी मतलब आपके लिए जो कोई भी क्लास छूटे ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।